नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल भैया की एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जिसका पार्ट 1 है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास है क्या, आखिर इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। हजारों वर्ष पहले हमें अगर लोगों के बारे में जानना है तो उसके लिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है, उसके लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना होता है। आइए जानते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एकमात्र साधन है। इतिहास बीते हुए समय यानी उस समय के लोग कैसे थे, क्या करते थे, उनको उनको समझने के लिए हमें इतिहास की जरूरत पड़ी। अतीत में एक ऐसा भी युग था, अतीत में बीते हुए समय में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। उसके विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई कुछ वस्तुओं से मिलती है। जैसे हमें कहीं कहीं पे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, कहीं कहीं पे बड़े बड़े शिलालेख, स्तंभ लेख और बड़े बड़े भवने भी मिलते हैं। आइए जानते हैं। इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है, जिसका है पहला है पूर्व ऐतिहासिक काल, दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। आइए जानते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लिखित सामग्री हमें उपलब्ध नहीं हुई। और दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सके, उस किसी के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका। आइए जानते हैं तीसरा ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्रियां तो प्राप्त हुई और उसे पढ़ा भी जा सका लोगों के द्वारा। आइए जानते हैं उसके बाद। मानव जब लिखना पढ़ना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। तब वह आखिर में किस पर लिखता था, अपने अभ्यासों को किस पर करता था और किस पर लिखता था। आइए जानते हैं। ताड़पत्र। पहले समय में ताड़पत्र पर लिखा जाता था। ताड़ क्या चीज था? ताड़ के पेड़ के पौधे थे। ताड़पत्र या ताड़ एक पेड़ होता है, उसके चौड़े पत्ते पर लिखा जाता था। उसके बाद आता है भोजपत्र भुर्ज नामक पेड़ की छाल होती है जिस पर लिखा जाता था। उसके बाद आता है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र यानी तांबा होता था। तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े पर लिखा जाता था। उसके बाद आता है स्तंभ लेख पत्थर के खंभों पर लिखे गए लेख पत्र होते थे। उसके बाद आता है शिलालेख पत्थर की चट्टानों पर लिखित लेख को ही शिलालेख कहा जाता है। ये जानते हैं इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। इतिहास जानने के स्रोत हैं, पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। आइए देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। उसमें है अभिलेख में लिखा गया है कि अशोक का रुमंदेई अभिलेख है जो लुम्बिनी में स्थित है और वह नेपाल लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। यानी लुम्बिनी में जो भी अनाज पैदा होते थे उसका 8वां भाग कर के रूप में ले लिया जाता था। यह सभी लेख पत्थरों पर उत्कीर्ण है। उसका बाद आता है सिक्के व मुहर। सिक्के से हमें यह पता चलता है कि उस समय कौन सा शासक शासन कर रहा है, उसका समय क्या है तथा किसने वहां शासन किया। सिक्के के बनावट से हमें उसकी कला की विशेषता तथा उसके साथ ही साथ शासक की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय हमें सिक्के मिले थे जिस पर कुमारगुप्त प्रथम घुड़सवारी करते हुए अंकित किए गए हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि कुमारगुप्त प्रथम एक अच्छे घुड़सवार थे। उसके बाद हमें हड़प्पा का जो मुहर है वह मेसोपोटामिया से मिला है और इससे हमें यह मिलता है कि मतलब मेसोपोटामिया से हड़प्पा के व्यापार किए जाते थे। उसके बाद आता है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें हड़प्पा कालीन नगर निर्माण यानी वहाँ के नगर किस तरह से निर्माण किए जाते थे तथा वहाँ के जो जल के निकलने की व्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी। उसके बाद आता है सारनाथ स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक
अशोक ने कराया था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आइए देखते हैं हम साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत में जैसे हमने देखा है, ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टे पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें है वेद। वेद से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है कि आर्य कैसे थे और वे किस तरह के कार्य किया करते थे। उसके बाद आता है रामायण व महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। इससे हमें महाकाव्य कालीन समाज के विषय में जानकारी मिलती है या हमें इससे बताता है। उसके बाद आता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, साहित्य एवं जातक कथाएं। यह हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक स्थिति के बारे में बताता है। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, जिसका दूसरा नाम चाणक्य भी है। इससे हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है। इससे हमें कश्मीर की 11वीं व 12वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में पता चलता है या इससे हमें जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं आगे इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, जो एक यूनानी राजदूत था। यह हमें मौर्यकालीन समाज की झलक दिखाता है, यानी कि वहां पर मौर्य लोग किस तरह से शासन कर रहे थे उसके बारे में बताता है। उसके बाद आइए देखते हैं फायान भी उस समय चीनी यात्री था जो भारत में आया था, जो गुप्त काल के बारे में बताता है। उसके बाद वेनसांग भी एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों के आधार पर हमें अतीत के बारे में बताते हैं कि वहाँ की कृषि व्यवस्था कैसी थी, पशुपालन यानी कौन कौन से जीव जंतुओं को पाला जाता था, और काम धंधे वहाँ पर लोग किस तरह के काम धंधे किया करते थे, व्यापार किया करते थे, मनोरंजन यानी मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे इसके बारे में बताते हैं। त्योहार, वहाँ पे कौन कौन से त्योहार लोग मनाते थे, और सैन्य व्यवस्था वहाँ की कैसी थी, और किन किन देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और शिक्षा की किस तरह की व्यवस्था थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।